साफियों के खिलाफ केसेस थे तो आज और ज्यादा हो गए हैं। पहले तो दूध और शहद की नदियां बहती थीं। जो चीजें कल इमरान खान साहब को अच्छी लगती थीं वो आज चीजें बुरी लगती हैं। जिन्होंने 80,000 लोगों की जानें ली, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो भाई मुज़ाकरात नहीं होगा तो इसका कीमत कौन चुकाएगा? एक आम आदमी ना। एटम बम बना करके उसामा बिन लादेन आप नहीं बचा सके। आपने नवाब नौरोज खान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे, उसके आज बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर हम पक्का हाथ डालना चाहते हैं, ये हुकूमत कई दफा कह चुकी है। कायद आज़म की जान को खतरा था। कायद आज़म अगले दिन भी कोर्ट में गए। तो इनके लिए कोई अजीब कानून बनाएंगे कि नहीं ये कोर्ट में नहीं जाएंगे, इसलिए इनकी जान को खतरा है। अब साबिक लोगों का एहतसाब हो रहा है। नैब वालों का एहतसाब कौन करेगा, नैब के ऐब कौन निकालेगा, ये आज भी एक मुअम्मा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज़ादी इज़हार पर हुकूमत की वार, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात और IMF के नए मुतालबात पर। पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, इस पर एक सहाफ़ी दोस्त अंजुम फारूक ने क्या खूब तबसरा किया है। कहते हैं हाकिम शहर की ख्वाहिश कि हुकूमत की जाए, वरना हालात तो ऐसे हैं कि हिजरत की जाए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं रहा कि अवाम रहें ना रहें, हुकूमत को कायम दायम रहना चाहिए। तजर्बाकारों के तजर्बे के सदक़े जाएं जिन्होंने महंगाई के नाम पर चलती हुकूमत को घर भेजा और फिर महंगाई के ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि पूरे मुल्क में हाहाकार मचा दी। मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम का जीना मुश्किल बना दिया गया है। आप देखें, कोई पीछे नहीं रहा। एक दो नहीं, दर्जन भर से ज़्यादा तजर्बाकार जमातें इक़्तिदार के मज़े लूट रही हैं, वजारतें बट रही हैं। जमहूरियत के बड़े बड़े तुर्रम खान और फन्ने खान हुकूमत में है, लेकिन सितम देखिए कि जमहूरियत के दौर में आमरीत के नज़ारे चार सू दिल दहला रहे हैं। वो काम जो आमरीत में देखे ना सुने अब बबांगे दोहल किए जा रहे हैं। एक वक्त था कि मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फरमाया करते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर अब इक़्तिदार में आकर हुकूमत के पास भी शर्म व हया की शदीद किल्लत हो गई है। आज़ादी इज़हार का गला घोंटा जा रहा है, सियासी इंतकाम को जिला बख्शी जा रही है, ज़ाब्ता अखलाक और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला है। ये है पुराना पाकिस्तान जिसके आपने अवाम को ख्वाब दिखाई। ये है आपकी तजर्बाकारी कि अवाम चौकों चौराहों में ये दुहाई देने लगी है कि ऐसे हुक्मरानों से अल्लाह ही बचाए। कल रात को मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज को जिस तरह गिरफ्तार या अगवा किया गया, जिस तरह इमरान रियाज पर मुख्तलिफ शहरों में FIR दर्ज की गई, बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को भी धमकाया गया, जिस तरह से सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को कल आधी रात के वक्त लाहौर के निजी होटल से अगवा किया गया, ये सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप तो ये इल्ज़ाम साबिक हुकूमत पर लगाते थे, आज खुद इसी कालक से अपना और मुल्क का मुंह क्यों काला किया जा रहा है। सियासत की इस गंदी रीत को बदलें, आज़ादी इज़हार का गला ना घूंटे, सियासी इख्तलाफ बर्दाश्त करना हम अब नहीं तो कब सीखेंगे, हम कब बदलेंगे। नज़ीर लगारी साहब नूर आल फिर मेरे साथ हैं। लगारी साहब, आज मुझे ख्याल आ रहा था कि हम कहते हैं जी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में तब्दीली है, बदल गया है, कहीं तो मुझे लगता है कि ये कुछ सब चीज़ें प्लस हो गई है। अदम मतलब तसलसल है। अगर मईशत का बुरा हाल था तो उसका तसलसल है, ज़्यादा बुरा हाल हो गया। अगर तब साफ़ियों के खिलाफ केसेस थे तो आज और ज़्यादा हो गए हैं। तो ये तो एक अजीब सा तसलसल, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है हमें। क्या आज एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जनाब ये तो साफ़ियों पर इतने केसेस बनाए जा रहे हैं, ये क्या अमरीत से हम निकल नहीं पा रहे। तसलसल यानी गलत कामों का तसलसल ज़रूर है। उसामा, बहुत खुशी हुई है, मुझे दिली तौर पर खुशी हुई है आपके सवाल पर, चूँकि आपका इंट्रो लग रहा था कि आप कहेंगे कि पहले तो दूध और शहद की नदियां बहती थीं, पहले अमन और अमान था, पहले हुकूमत जो थी वो इतनी अच्छी थी कि वो किसी को हाथ भी नहीं लगाती थी और उसमें तमाम लोगों को शहरी आज़ादियाँ हासिल थीं, और अब ये ख़राब हो गए हैं। शुक्र है कि आपने कहा कि ये तसलसल है, जिस तरह से पहले लोगों ने किया हुआ था अब ये लोग उसी तरह कर रहे हैं। लेकिन एक और बात भी है कि पीछे किस तरह की शिद्दत थी। अभी तक लीडरशिप की तरफ बात नहीं गई, अभी तक लीडरशिप की गिरफ्तारियों की बात नहीं हो सकता है कि इनके इरादे हों और गिरफ्तार कर भी लें, मुझे नहीं मालूम है कि वो करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, तो हो गए। लेकिन जाहिर है
जी, एक हलीम अदर शेख साहब हो गए हैं, लेकिन सिंध में तो पूरी लीडरशिप गिरफ्तार हो गई थी। और वहाँ पर पंजाब में एक पार्टी की पूरी लीडरशिप गिरफ्तार हो गई थी, सारी की सारी। मालूम हुआ कि सेंट्रल कमेटी में किसी को रहने नहीं दिया गया, तमाम अहदेदार भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। आप शायद खाकान अब्बासी जेल में थे, एहसन इकबाल के जेल में थे, ख्वाजा आसिफ जेल में थे, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में थे, और इनकी गिरफ्तारी, और शहबाज शरीफ जेल में थे, हमजा शहबाज जेल में थे, सारे के सारे जेल में थे। और जब इनकी बेल होती थी और जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती थी, जो अदलिया की ऑब्जर्वेशन आती थी, वो हुकूमत का मुंह काला करने के लिए बिल्कुल बहुत होती थी, काफ़ी होती थी। मगर हुकूमत और नैब और दीगर इदारे जो इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको कभी भी शर्म नहीं आती थी। अब इस हुकूमत ने ये सिलसिला शुरू किया है, और सहाफ़ी बहरहाल बोल सकता है या अपने कलम का इस्तेमाल कर सकता है। आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है। मुझे इख्तलाफ होता है तो मैं उसके इख्तलाफ का इजहार करता हूँ। अगर उसामा से मेरे नुक्ता नज़र का इख्तलाफ होगा तो मैं बाकायदा कहूँगा और उसका इजहार भी करूँगा। मेरे नुक्ता नज़र से उसामा को इख्तलाफ होगा, नूरुल आरफीन साहब को इख्तलाफ होगा तो वो कहेंगे, और मुझे होगा तो मैं कहूँगा। लेकिन ये तरीक़ाकार तो एक होता है कि जमहूरियत में ही हुस्न होता है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत भी नहीं है और जमहूरियत का हुस्न भी नहीं है। और हमारे यहाँ एक फाशिस्ट रजीम के तौर पर काम करती हैं हुकूमतें, और हुकूमतों का तरीक़ाकार ये नहीं होती है कि वो आवाम के लिए, आवाम को डिलीवर करने के लिए होती हैं, बल्कि वो अपने आप को डिलीवर करती हैं और अपने आप को अपनी तरफ देखती हैं, अपने इक़्तिदार के लिए। जो चीज़ें कल इमरान खान साहब को अच्छी लगती थीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो आज चीज़ें बुरी लगती हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये उनका तरीक़ाकार है। अगर उनको हार फूल पहना कर मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया जाए, RTS मशीनों को सुला दिया जाए और इनको ले आया जाए तो ठीक है यार, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है, आए हल्फ उठाते हैं, फिर वज़ीर आज़म का हल्फ भी उठा लेंगे। लेकिन अगर वो कहें कि जनाब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है और इदारे ये कह दें कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, न्यूट्रल तो मीर जाफ़र होते हैं, न्यूट्रल तो मीर सादिक होते हैं। अब आर्मी चीफ के बारे में, आर्मी के बारे में, इस फौज के इदारे के बारे में जो कुछ आजकल कहा जा रहा है, जो कुछ पिछले 2 महीनों से कहा जा रहा है, ये तो इनकी रिवायत तो नहीं थी और किसी की भी रिवायत नहीं थी। पाकिस्तान में किसको हिम्मत हुई है कि इस तरह की बातें, ये लाडले हैं, इनकी बातें सुनी जा रही हैं, बर्दाश्त की जा रही हैं। अगर ये बातें कर रहे होते तो उड़ा देते। मैं नहीं कहता किसी को उड़ाना चाहिए, मुझे दुख है तमाम उन सियासी लोगों के कत्ल का, या जो जिनको अनदेखे कत्ल कर दिया, जिनका पता ही नहीं चल सका कि कत्ल करने वाले कौन थे। आज तक हम नहीं जान सके हैं कि बहुत से लोग किस तरह से इस दुनिया से चले गए हैं, और बहुत से लोग ऐसे थे जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने हटाया। लेकिन इनके लिए तो रास्ते खुले हुए हैं, ये जो चाहे कहें, जिसकी तरफ मुंह करके जिसकी जो गाली देना चाहें दें, इनको तो मुकम्मल आज़ादी है। अच्छा, बाकी जहाँ तक है सहाफ़ियों की बात, तो मुझे ज़ाहिर है इमरान रियाज साहब के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है, और मैं उन्हें सहाफ़ी भी नहीं मानता। सहाफ़ी वो होते हैं जिन्होंने सहाफ़त की हुई है। हमने 50 साल तक सहाफ़त की है, जितनी उनकी उम्र भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि उसके बावजूद सहाफ़त के भी आदाब होते हैं। आज़ादी के लिए भी कोई आपके लिए कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको शुतर में महार की तरह आज़ादी दी जाए, जो मुँह में आए कहते चले जाएँ, ऐसा नहीं होता है। आपको एक लॉजिक से, मंतक से, आइन और कानून के दायरे में रहते हो। इंसान ने हज़ार साल की इस तहजीब से कुछ सीखा है, हम उन सीखी हुई चीज़ों को बरत कर और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आ जाएं और अचानक ऐलान कर दें हम हर चीज़ से मुआवरा हो गए, हम हर चीज़ से मुबर्रा हो गए, कोई कानून नहीं है, कोई अखलाक नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो लेकिन मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ और कहता हूँ कि इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। कुछ नहीं होता है अगर इमरान रियाज को, अगर उनको रिहा कर दिया जाए तो इससे कोई कयामत नहीं आ जाएगी, और हुकूमत का ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक। और देखें सही जरूर कि हुकूमत कहाँ तक कर सकती है या नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ताकतवर लोग ऐसे भी होते हैं कि हुकूमत को भी पता नहीं चलता है कि वो अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इस तरह को जरूर दुख की बात ये भी है लगारी साहब कि जी पंजाब हुकूमत की तरफ से मलिक अहमद खान साहब आकर कहते हैं जी उन्होंने वतन के खिलाफ और पता नहीं क्या क्या जिस तरह गद्दारी होती है वो किया, उसको ओन कर रहे हैं और 30 जगहों पर FIR दी हुई हैं। लेकिन नूरुल आरफीन, एक और आर्गूमेंट जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि एक तरफ हमने देखा कि अब जिस तरह इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, 125 लोग थे, मतलब सारी पार्टीज़ थी। अगरचे फवाद चौधरी साहब को एतराज़ है जी, जो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ पर ये ज़्यादा सारी स्टोरीज जहाँ से उठी कह लें, TTP का आगाज़ वहाँ से हुआ,
तो उनको आपने शामिल नहीं किया उसमें। लेकिन बहरहाल तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, दीगर लीडरशिप ने अब ये कह दिया है पार्लियामेंट की सतह पर कमेटी बनेगी और उन लोगों से मुज़ाकरात अब होंगे और आइन और कानून के तहत या पार्लियामेंट की छतरी के अंडर नीचे होंगे, जिन्होंने 80,000 लोगों की जानें ली, बेनज़ीर भुट्टो से लेकर एक पूरी एक क़यादत ही ख़त्म कर दी सियासत की, फिर APS जैसे कितने सानेहात कर डाले उन लोगों से जिन्होंने हमारे जो फौजी जवान हैं उनके सरों से फुटबॉल खेला, गर्दनें काटने वाले 80,000 जानें ली गई, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी राय का इजहार करता है, वो समीम इब्राहिम से लेकर दीगर लोग, उन पर मुकदमे, उनकी गिरफ्तारियां, ये क्या है? अच्छा, पहले तो जो आप बात कर रहे हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात, ये मुज़ाकरात ज़ाहिर है कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से किए जा रहे हैं, मुझे यकीन है। अब अगर ये यकीन बेबुनियाद है तो मैं कह नहीं सकता। दूसरी बात ये कि मुतालबात के सिवा आपके पास ऑप्शन क्या है? आप कितने महाज खोलेंगे, कहाँ कहाँ पर खोलेंगे? आप एक जगह पेश भी नहीं करेंगे, दूसरी जगह दूसरा महाज खुल जाएगा। इसलिए इस एक मसले का हल तो आप इसे मेरी बुज़दिली कहिए, आप इसे मेरा कावर्ड एटीट्यूड कहिए, कतई नहीं, आप सही या आप इसे उन एंटीबायोटिक अद्वियात का असर कहिए जिसके तहत मैं इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहा हूँ। लेकिन इस मसले का हल आप मुल्क को दोबारा खाना जंगी की तरफ धकेल करके नहीं तलाश कर सकते। ठीक, इस वक्त आपको बात करनी है, हर जगह बात करनी है, हर एक से बात करनी है। और आपको अभी जो बात हो रही थी सहाफ़ियों के हवाले से, मुझे ईमानदारी की बात है, ये ख़दशा तो बहुत पहले से था कि ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, अनफॉर्चुनेट ज़रूर है, अनफॉर्चुनेट ज़रूर है। और अगर ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये नहीं होता तो अच्छा होता। हलीम आदिल शेख साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है वो भी एक ऐसे केस में हुई है जिसमें लैंड ग्रैबिंग और फलाना फलाना के मामलात हैं। हलीम आदिल शेख के बारे में आप ये बात यहाँ किसी अंधे फ़कीर को पकड़ करके और कहिए, वो आंख बंद करके आपकी बात पर ईमान ले आएगा। पीपल्स पार्टी ने इसी हवाले से उनको पिछली दफ़ा बॉक्सर्स के ज़रिए से जेल के अंदर नजराना अक़ीदत भी पेश करवाया था। सूजी हुई आंख लेकर के वो मीडिया पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे सेल में सांप छोड़ दिया गया। अब उस सांप की मुझे तो किस्मत पे रोना आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे, जो उस सेल में छोड़ा गया था। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हुआ है और ये वही कंटिन्यूएशन है जो इस वक्त हो रही है। ये अगर नहीं होता तो अच्छा होता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज़ादी इज़हार राय के भी तरीक़ेकार हैं। लेकिन फिर यहाँ ये बात भी कहनी बनती है कि फिर भाई गवर्नेंस के भी तरीक़ेकार होते हैं, फिर हुक्मरानी के भी अंदाज़ होते हैं, अतवार होते हैं। दोनों तरफ से अगर इसका ख्याल रखा जाए तो बेहतर है। हाँ जी, और कानून देखिए ना, गिरफ्तारी आप किस तरह कर रहे हैं, कोई सबूत, जो हमने कार्रवाइयाँ देखी हैं उसमें जब सबूत मांगे जाते हैं कहीं सबूत नज़र नहीं आते। और फिर ये तो कोई तरीका नहीं होता कि पूरे मुल्क में आप 30 शहरों में जनाब FIR दे दें, एक में छूटेंगे दूसरे में पकड़ लेंगे, ये तो विक्टिमाइजेशन नज़र आती है। अब जहाँ तक बात है आइन और कानून की, लगारी साहब, अब हम देख रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज चुका है। इमरान खान साहब ने तकारीर का आगाज़ कर दिया है, मुख्तलिफ़ हल्कों में जा रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं। लेकिन तकारीर जिस तरह से हुकूमत की तरफ से हो रही हैं या जो ऐलानात हो रहे हैं, कहीं 100 यूनिट के हों, उनके इश्तिहारात हों, अब इलेक्शन कमीशन भी कहीं नोटिस लेता है, उसके बावजूद हुकूमत पीछे नहीं हटती। अब तो यहाँ तक हो गया है कि एक उम्मीदवार, और ये वीडियो वायरल है, सब देख सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राजा सगीर, उन्होंने कहा कि जी आपको सबको पैसे देकर भेजूंगा, बहुत पैसे दूंगा, यहाँ आप जितनी देर बैठे हैं उसके मुताबिक पैसे होंगे, तो आप घबराएं नहीं। लगारी साहब, तो ये आम हो गया। अब तो पहले था कि अच्छा आपकी सड़क बन रही है, आपकी गली बन रही है, ये मिनिस्टर आ रहा है, वज़ीर आला ऐलान कर रहा है, ये होगा वो होगा, और छुप कर ये होता था कि तुम्हें फलां जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे अगर इलेक्शन ना जितवाए, अफसरान को होता था। लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो पैसे, उनको पता है कि वीडियो बन रही है, वो कह रहे देंगे पैसे, कोई मसला नहीं। उसामा, मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा। जो आपने कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं जिनको आपने शिकस्त दी, और 2 आपने बड़े ऑपरेशन किए, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद। आपने उन लोगों को जिन्होंने हमारे मुल्क के 80,000 शहरियों का खून बहाया और जिनने हमारे मासूम बच्चों को 16 दिसंबर 2014 को मसल दिया था, 150 से ज़ायद बच्चों को, और जिन्होंने कैमरे के सामने आकर एतराफ़ जुर्म किया था, और जिनने अपनी प्रेस रिलीज भेजकर एतराफ़ जुर्म किया था, फिर आपने उनको शिकस्त दी थी। शिकस्त खाने के बाद वो अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करने को कह रहे हैं। इस पर हमारा सवाल रहेगा
हम ये सवाल उठाएंगे कि आपकी शिकस्त खुर्दा एलिमेंट के साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, सियासी लोगों से आपने मुज़ाकरात नहीं किए। आपने बहुत से पाकिस्तान की आबादी के मुख्तलिफ सेगमेंट के साथ आपने मुज़ाकरात नहीं किए। आपने ऑपरेशन को दुरुस्त समझा। आपने नवाब नौरोज खान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे, उसके आज बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया था आपने। आपने नौरोज खान के बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया था, आपने उसके साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे। मगर लगारी साहब आपने नहीं मुज़ाकरात किए थे। सारी पार्लियामेंट साथ है सर। अब आपकी बात दुरुस्त है, मगर अब तो सारी पार्लियामेंट साथ है। सब लोग इसको और आइन और कानून के तहत होंगे। कुछ करती है कोई मैं ये कह रहा हूं कि आइन और कानून किसी शिकस्त खुर्दा शख्स के शराइत पर मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं देता है। आपने ऑपरेशन किया, बड़ा ऑपरेशन किया और उनको शिकस्त दी और आपने अमन कायम किया। अमन कायम करने के बाद आप फिर मुज़ाकरात का एजेंडा कौम को बताएं कि ये है और आप उनको किस तरह से मुज़ाकरात में एंगेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सही, जो आपने कर लिया सो कर लिया, मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। ठीक है। जहां तक ये बात है इलेक्शन की, जी, चाहे वो PMLN का कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी भी, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए यही वो होता है कि वो कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा, और अगर वो ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है जी है और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसका फोरेंसिक टेस्ट करवा सकते हैं कि भाई ठीक है कि ये गलत बात है, ये जोड़कर तो नहीं बनाई गई है। अगर ऐसा है तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन को और मुताल्लिका तमाम मजाज इदारों को उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इलेक्शन फ्री, फेयर, इम्पार्शियल होनी चाहिए। किसी भी तरीके से किसी भी सतह पर धांधली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आला इसलिए मैं एक बात कहना चाह रहा था। जरूर, ये 3 मिनट मुज़ाकरात के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, हाँ 3 मिनट तो बहुत है यार, उसने गाने सुनाए थे आदमी। बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, मुज़ाकरात की हिमायत मैंने इसलिए की क्योंकि इसकी कीमत किसी जज, किसी जर्नलिस्ट, किसी जर्नैल को अदा नहीं करनी है। ये जो आजकल वीडियो बनाने का फैशन है ना, कि मैंने भी वीडियो बना दिए, ये वीडियो वालों को तो सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये जो हमारे मुक़द्दस हैं, ये जो हमारे आज़ाद हैं, ये जो हमारे मुकर्रब हैं, इनको तो सिक्योरिटी मिल जाएगी। भाई वो ठेले वाले को सिक्योरिटी कौन देगा जो बम ब्लास्ट में मरता है? वो जो बारिश आता है और पानी आता है, वो तो हर जगह बम प्रूफ घर बना करके बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ तो यहाँ मुल्क में है ही नहीं। शहबाज शरीफ के आगे पीछे पहुँचने के लिए आपको सैकड़ों हज़ारों लोगों की इंसानी दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर आप अपनी ये टार्जनगिरी आप एक आम आदमी पे ही दिखाएंगे ना। उस जंग का ईंधन कौन बनेगा? बहुत सारे करंट अफेयर प्रोग्राम्स में भी बात होती है शोहदा की, लेकिन उस शोहदा में भी प्रेफरेंस रखी जाती है उन शोहदा की जिनका ताल्लुक हमारे अस्करी इदारों से। तो क्या आम आदमी ने उसके लिए कुर्बानी नहीं दी? कुर्बानी तो दोनों बराबर है। आप इस जंग का ईंधन एक आम आदमी को बनाने के लिए आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं होगा। तो भाई मुज़ाकरात नहीं होगा तो इसका कीमत कौन चुकाएगा? एक आम आदमी ना जी। वो एक आम आदमी की जिसकी कत्ल की FIR राव अनवर जैसे आदमी के खिलाफ नहीं कर सकती। वो होगा कोई तगड़ा साकिब निसार, वो कहेगा कि लाओ बुलाओ उसको, उसके बाद फिर राव अनवर यहीं बैठा है। किसी की माई के लाल में जुर्रत है राव अनवर को उठा ले। राव अनवर कहां रह रहा है किसी को नहीं मालूम। राव अनवर को किसने कहा था कि ये हमारा मर्द बच्चा है? MQM ने सबको मार दिया, ये मौजूद है। यार ये छोड़े हैं सब। आप हैं बड़े टार्जन, एटम बम बना करके उसामा बिन लादेन आप नहीं बचा सके। पहले तो आप यही बोलते रहे कि वो नहीं है, और अगर है तो फिर आप उसको बचा भी नहीं सके, और अगर वो मर गया तो उसकी लाश भी आपने अपने यहाँ दफना नहीं सके। बात ये है कि इसकी कीमत एक आम आदमी को चुकानी है, तो इसलिए हमें जज्बातियत से अवॉइड करके सर थोड़ा सा ये देखना है। आपकी राय, आपका लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में हमारा आ गया सरांकों पर। बस चंद सेकंड है। ज़िमनी इलेक्शन पर जो ये कहा जा रहा है जी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, इसका अब तहरीक इंसाफ चाहती है जी नोटिस भी लिया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ को 22 जुलाई तक वज़ीर आला इसलिए माना था कि वो सरकारी वसाइल का इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होंगे, लेकिन अब तो तमाम उनके लोग भी असरअंदाज हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, ऐलानात भी हो रहे हैं, इश्तिहार भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब हाल ये हो गया है कि करप्शन पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। अब IMF ये भी पाकिस्तान को बताएगा, इस हुकूमत को बताएगा। ये है इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी। ब्रेक के बाद अब पता चला।
करप्शन मुल्क से किस तरह ख़त्म करनी है अब ये भी IMF बताएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत क़वानीन पाकिस्तान को बनाने पड़ेंगे। एक ज़िम्मेदार शख्सियत से मेरी बात हुई, हुकूमती आला ओहदे पर फायज़, उन्होंने पहले तो इसको डिनाई किया, लेकिन अब जो खबर आई है यकीन करें एक एक जुमला सुनिए, ऐसे लगता है कि कोड़े की तरह हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर ही नहीं इस हुकूमत के बयानिए पर भी है कि हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि जी हम मुल्क से करप्शन जो है ना उसको मतलब आम करने जा रहे हैं कि जी मुल्क में हर कोई करप्शन करे, कोई नहीं पूछा जाएगा। अब मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें शराइत पर मुज़ाकरात हुए हैं IMF पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने नई एंटी करप्शन टास्क फोर्स कायम करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। अब सुनते जाइए, वजारत कानून, वजारत ख़जाना, वजारत दिफा, दाखिला को टास्क सौंप दिया गया है। नई एंटी करप्शन टास्क फोर्स अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तहत बनाई जाएगी, मुताबिक होगी। टास्क फोर्स मालियाती इदारों में एंटी करप्शन यूनिट बनाएगी। हर यूनिट में मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सेल बनेंगे। ये मालियाती इदारों में, यानी इतने करप्ट मालियाती इदारे हमारे कि वहाँ पर इस तरह के सेल बनाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी स्टाफ की तैनाती वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान तय की जाएगी। तैनाती IMF करेगा, वो बताएगा किसको रखना है यहाँ पर। हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं है, ये करप्ट लोगों को ही रखेगी। फिर जनाब टास्क फोर्स में अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के ताउन से एंटी करप्शन एक्शन प्लान भी तय किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान को बताएगा जी ऐसे करप्शन रोकनी है। टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, असासों की मलकियत, मशकूक असासों और तफसीलात की निगरानी की जाएगी। असासों की असल मार्केट कीमत के तयन का तरीक़ाकार भी तय होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान में सब कुछ नहीं हो रहा था। मालियाती इदारों के अमले की टैक्स चोरी और सरकारी ठेकों में बदगुमानी में ताउन की निशानदेही की जाएगी। यानी हमारे मालियाती इदारों में ये सारा कुछ होता है, टैक्स चोरी किया जाता है, अमला ठेकों में खुदबुर्द करता है, वो भी अब अक़वाम मुत्तहिदा देखेगा। टैक्स चोरी और बदगुमानी से बनाए गए असासों के असल मालिकान का तयन होगा। इसका मतलब है वो नहीं हो रहा था। अब IMF के साथ शराइत के तहत मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी करप्शन के म्यार को अपनाया जाएगा। लग़ारी साहब क्या कहेंगे आप? अभी जिस खुशकुन, इंतहाई खुशकुन जो बात हुई है उसको आपने इस तरह पढ़ा जैसे आप मातम कर रहे हूँ, नोहा पढ़ रहे हूँ, और जिस पर आप अज़ियत का इजहार कर रहे हो, अपने दुख का, अपने इंतहाई तकलीफ़ का इजहार कर रहे हो। मुझे तो बड़े अजीब लग रहा था ये कि आप अफसोस कर रहे थे इस बात पर। यानी अगर ऐसी खराबियाँ मौजूद हैं, आपने बताया आपको सैकड़ों कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों कन्वेंशन पर आपने साइन किए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया के इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, आप जाकर साइन करते हैं। एक नहीं, बेशुमार मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। आप जाते हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करते हैं। अगर करप्शन के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन को आप साइन करते हैं तो उसमें कौन सा मसला है? होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अच्छा हमारे इदारों में ये भी होती है, ये करप्शन होती है, तो आपको पता है कि नहीं होती है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ तकर्रुर, पता है आपको कि मंजूरी कौन देता है? जब गवर्नर स्टेट बैंक का तकर्रुर करते हैं। आपके यहाँ वज़ीर ख़ारिजा कौन आता है? आपके यहाँ सेक्रेटरी ख़ारिजा कौन बनता है? और आपका चेयरमैन FBR कौन होता है? आपकी जो इकनॉमिक अफेयर्स के मामलात हैं वो सारे के सारे आलमी इदारों की निगरानी में चल रहे होते हैं। इमरान खान ने इसके लिए बाकायदा कानून साजी की और बाकायदा कानून साजी करके और गवर्नर को इतना ज़्यादा बाख्तियार बनाया कि आप उस पर तो शुक्र करें कि बाकर साहब, रज़ा बाकर साहब की मुद्दत ख़त्म हो गई, वरना इस वक्त वो चढ़कर सीने पर बैठे होते। और अब भी जो गवर्नर हैं वो भी वहीं से आए हुए हैं, IMF से। लग़ारी साहब दुरुस्त आपकी बात, मगर ये तो हमें खुद करना चाहिए ना। ये हमसे करवाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जरा हमने लाना है। इसका मतलब है हमारी उसके मुताबिक नहीं थे क़वानीन। IMF हमें डिक्टेट कर रहा है। पहले कहते रहे जी सब शराइत मान ली और ना कहें। अब ये किसने कहा कि नाक से लकीरें निकलवा रहा है? ये किसने कहा जनाब तिगरी का नाच? वो असल में यही था। आरफीन आप क्या कहते हैं? फिर इमरान खान के दौर में तो ये शराइत नहीं रखी गई थी, ये इनके दौर में आई नैब तरामीम जो लाई गई हैं, और उसके बाद फिर एक एडिशनल तरामीम आ गई, उसके बाद ये सारी खबरें क्यों सामने आई? नहीं भाई, ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं नज़ीर लग़ारी साहब से हट करके तो कुछ भी नहीं कह सकता। इमरान खान के दौर में रज़ा बाकर जैसी ईजाद भी तो आपके ऊपर मुसल्लत हुई थी। इमरान खान के दौर में और दूसरी चीज़ें भी हुई, डिटेल में तज़किरा इस वक्त अबस है। लेकिन अगेन मैं भी इस सवाल से बड़ा चौंक सा गया था जिस वक्त आपने ब्रेक पर जाने से पहले ये तमहीद बांधी थी कि जब आपके निज़ाम में ये सुकूम, ये ऐब मौजूद है, और अगर कोई आपसे ये कह रहा है, आपको याद होगा एक बात हुई थी कि पहले हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है जी। जिस वक्त नवाज शरीफ ने ये बात कही थी तो वो गद्दार हो गया था उस वक्त। उसके बाद वालों ने जो उस वक्त मईशत पे कंसर्न दिखाया करते थे नवाज शरीफ के दौर में, उनके मुंह से जब ये बात निकली तो पूरा मुल्क की सियासी क़यादत जो है वो उनके हमजुबान हो गई कि हाँ हमें अपना घर इन ऑर्डर करना है। भाई जब आप अपने घर के मामलात से बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो जाएंगे, लाताल्लुक़ी बरतेंगे, आप दुनिया को फुद्दू समझ करके और उनको अपने हिसाब से रगेदने की कोशिश करेंगे, तो इसी तरह से होगा। फिर IMF ही आपको बताएगा आपके यहाँ सड़कें कौन बनवा रहा है उसामा।
IMF और वर्ल्ड बैंक ही तो बनवा रहे हैं। आपके पास क्या है, क्या हाथ पल्ले क्या है आपके यहाँ कोई जरदार या कोई शरीफ या कोई खान, आपके यहाँ कोई है किसी में इतना दमखम? इन सारे लोगों की अप्रूवल्स जो हैं वो कहाँ से होती हैं वो आपको भी पता है। अगर वहाँ से अप्रूवल ना हो तो ये लोग हुक्मरानी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए IMF ही तो बताएगा ना भाई, आप भीख भी तो उन्हीं से मांगते हैं। तो जो आपको भीख देगा फिर वो आपको ये भी तो बताएगा कि मियाँ फन्ने खानी छोड़ो, पहले ये चीज़ें करो, ताकि जो पैसा मैं दे रहा हूँ उसकी वापसी की मुझे कोई राह तो सूझे। पैसे वापसी की राह कोई नहीं है और आपका हाथ अभी तक फैला हुआ ही है। कशकोल है कि दिन ब दिन वो गहराई होता चला जा रहा है, पेट आपका भरने में नहीं आ रहा। सन 2022 में दुनिया चांद पे जा रही है, आप 240 बसों को चला करके और मीडिया कवरेज चला रहे हैं, चैनल पे टिकर चलवा रहे हैं, अखबारात में इश्तिहार दिलवा रहे हैं। मतलब गोया आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। आरफीन, हमने जिस तरह IMF नहीं, देखिए आपकी बात दूसरे लगारी साहब की भी दुरुस्त है। अब आप दोनों की जब राय एक होगी तो मैं तो फिर जाहिर है गलत अपने आप को तस्वर करूंगा, मगर नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि जनाब करप्शन के पीछे जाऊंगा तो मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। एहसन इकबाल साहब का भी इस तरह का बयान है, कोई जी ऐसे ही करप्शन का ववेला मचाया जाता है। कहीं कोई बयान आप दिखा दें पीपल्स पार्टी नून के दौर में, कोई मुझे इस तरह का दिखा दे कि जी करप्शन के खिलाफ कुछ किया गया हो, या अब इस तरह की सोचो। बात यह है कि ये करवाया जा रहा है, इसका मतलब है ना हमारी नीयत थी ना हमारी सोच थी, या तो हम अंधे हैं, बहरे हैं, हमें नजर नहीं आता करप्शन है। आपके इमरान खान साहब के दौर में जो करप्शन खात्मे का बयानिया लेकर के इख्तिदार में आए थे, जब उनके दौर में मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई और ये बात खुद बरतानवी अखबारात और जराइद ने उठाई, तो इसका मतलब है साबित हो गया ना कि पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए कोई हुकूमत संजीदा नहीं है, कोई सियासतदान इसके लिए अपना रोल प्ले नहीं करना चाह रहा, किसी इदारे का ये मसला नहीं है। तो फिर IMF ही ने आपको उठाना है ना, बताना है। इस वक्त फिर कौन आपको ये बताएगा? मैं पीपल्स पार्टी का नाम आपने लिया, नून लीग का नाम आपने लिया, PTI का नाम मैं ले रहा हूं, लगारी साहब भी किसी से राजी नहीं है, तो आप मुझे बताएं फिर कौन करेगा? फिर कोई ना कोई तो डंडा उठाएगा ना, बताएगा, तो फिर वही बताएगा। वो शहबाज शरीफ ने जो कहा था तो वो गलत हो गए थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। फिर इमरान खान अपना नजरिया खुद मुख्तारी ले आए थे, 1 अरब रुपए अपनी जेब से खर्च करते वो हेलीकॉप्टर में घूमने पे, तो किसी को चाय तो पिलाते नहीं बकौल शख्स से। ये तो फिर ऐसे ही है लगारी साहब के, फिर हम इतराज़ ना करें कि भाई सियासतदानों को ना बताएं सियासत कैसे करनी है। जब आप गलत सियासत करेंगे तो फिर अदालत से भी शिकवा ना करें, फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी शिकवा ना करें, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा से भी शिकवा नहीं बनता। हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते कोई भी काम, फिर दूसरा ही आकर हमें बताएगा। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये अच्छा हो रहा है, ठीक है, मुझे इतराज़ ये है कि हम खुद क्यों नहीं कर सके, या तो फिर हम झूठ ना बोले। मुझसे खुद एक हुकूमती शख्सियत ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा या IMF की कोई शराइत ही नहीं, ऐसी हो ही नहीं सकता। अब ये देख लीजिए क्या हो रहा है। हमने बेशुमार इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन कर रखा है। अगर करप्शन के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन मौजूद है तो हम उस पर साइन करके हम हमारे दीगर मामलात के आलमी इदारे निगरानी नहीं करते? क्या आलमी इदारे आकर नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की क्या सूरत हाल है? क्या और नहीं आते कि आपके यहाँ चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रही है, आपके यहाँ ख़वातीन पर कोई जुल्म तशद्दुद तो नहीं हो रहा है, आपके पास बच्चों के ऊपर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है? इस पर ज़ाहिर आलमी इदारे भी तशवीश का इज़हार करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ख़जाना चोरी हो जाता हो, अगर आपके पैसे चोरी हो जाते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद है, तो वो ये नहीं देखेगा कि जनाब आपके यहाँ पैसे चोरी हो रहे हैं। आपके सियासत के लोग कर रहे हैं, सर्विसेज के लोग कर रहे हैं, नौकरी के लोग कर रहे हैं, ताजर कर रहे हैं, कारोबारी कर रहे हैं, सहाफ़ी कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जर्नैल कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आखिर वो भी तो आकर देखें ना कि किस तरह से होता है। यही तो दुख है कि हम खुद क्यों नहीं रोक सके। और अब जब हम अगर ये रकम का मुतालबा हम ना करते जिस तरह आरफी ने कहा है, तो हमारे लिए शराइत ना होती। ये शराइत इसलिए आई हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम्हारे यहाँ चोरी होती है, हम नहीं रोक सके, हम ना पैसे मांगते। उसामा साहब, अगर इदारा जाती एक दूसरे पर टकराव की सूरत में अगर एक इदारा दूसरे पर हावी हो जाए और उसको अपने डोमेन में आने ही ना दे और कहे कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं इधर आने की, हम अपना हिसाब खुद ही करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है आलमी कन्वेंशन काम करेगा ना, फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन काम करेगा। आपके यहाँ तो होता है, बहुत से मामलात में कहा गया कि नहीं आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मामलात खुद देखेंगे। तो हुआ, अब दुनिया आकर देखेगी कि भाई होता क्या है इस मुल्क के अंदर, चोरी किस तरह होती है, ख़जाना किस तरह लूट जाता है। ये कैसे हो सकता है कि जनाब आप के यहाँ एक बिज़नेस हो रहा है लेकिन उसका पता ही नहीं है किसी को कि कैसे बिज़नेस हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दुनिया भी आकर देखे ना कि किस तरह से हो रहा है। तमाम चीज़ों को कायदे कवानीन के मुताबिक, बैन-अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हूँ, तो हम तो इस बात के लिए राज़ी हैं
इसमें चाहे कोई पकड़ा जाए, नवाज शरीफ पकड़ा जाए, शहबाज शरीफ पकड़ा जाए, आसिफ जरदारी पकड़ा जाए, इमरान खान पकड़ा जाए, कोई भी पकड़ा जाए, मौलाना फजल रहमान पकड़ा जाए, भाई कोई भी पकड़ा जाए, हम तो खुश होंगे कि जनाब ये तो आलमी बिरादरी ने आकर हाथ डाला है, अब हम क्या करें। ठीक, तो अब आपको लगता है आरफीन ये जो नैब की तरमीम हुई है इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका? भाई मुझे ये लगता है कि आधा घंटा आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, नहीं, और मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 20 मिनट के अंदर अंदर आपको कई सारी मछलियाँ पकड़ करके टांग दूंगा। मुझे ये लगता है कि आपको जो काम खुद से करना चाहिए था, जिसके लिए आप नज़ीर लगारी साहब को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि ये हमने क्यों नहीं किया, हालांकि नज़ीर लगारी साहब ने नहीं रोका था, ना ही मैंने इसमें कोई किरदार अदा किया। ये इमरान खान का फैसला था, ये आसिफ अली जरदारी का मसला था, ये जमहूरी हुकूमतों के मामों का मसला था जिन्होंने नहीं किया। मैं आपको अभी बता देता हूँ गुड गवर्नेंस के बेहतरीन उसूल। आमिराना सोच अपना लो। आपने गाड़ी गलत पार्क की है, सजाए मौत। लोग गाड़ी खरीदने से उनकी जो है ना वो जान निकल जाएगी। किसी ने किसी खातून के साथ बदतमीजी की, सजाए मौत। औरत को देख करके लोग खुद चादर ओढ़ लेंगे। किसी ने किसी बच्चे के साथ अल्लाह माफ़ करे कोई मामला किया है, उसको उड़ा दो चौक चौराहे पर। उसके बाद देखो ये मुल्क मक्का मदीना कैसे बनेगा। आपके मुल्क के 3 लोग, आप नाम जानते हैं, मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जिनके ऊपर ये सारे केसेस हैं। अभी इस वक्त आप फैसला कर लीजिए। माओ ज़ेतुंग के बारे में पढ़ रहा था। माओ ज़ेतुंग के 4 बड़े अहम तरीन लोगों का नाम आया एक बड़े स्कैंडल में। रात भर वो अपनी बैठक में सिगरेट पीता रहा और उसके बाद सुबह उठ करके उसने उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया। लोगों ने पूछा यार ये क्या किया? उसने कहा आज के बाद कभी यहाँ पे कोई स्कैंडल नहीं आएगा। आपने कभी सुना इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे? पाकिस्तान में आप कानून बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, क्या हुआ? ठन गोपाल? कुछ भी नहीं है। कवानीन बनाए नहीं जाते मेरे भाई, कवानीन का निफाज किया जाता है। ये लोग सूरह यासीन पढ़ पढ़ के चलाने वाले नहीं है। इनको हंटर, जूता, कोड़ा, लात, इनको मार करके सीधा करना पड़ेगा, इनको इंसान बनाना पड़ेगा। ये वही लोग थे ना, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, जो अपनी बच्चियों को गाड़ दिया करते थे। बनीनो इंसानियत ने एक जलील लम्हा ये भी तो देखा था ना। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब सजाओं का निफाज हुआ, जब पता चला कि भाई ये तो चोरी के ऊपर अगर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अगर उनका भी हुआ ये तो हाथ कट जाएगा। ठीक है, आप दोनों की बात कि जी ये एक अच्छा उठाया जा रहा है और हुकूमत को ये जो बात माननी पड़ी अच्छी है और इससे मुल्क में करप्शन का खात्मा होगा, तो बिल्कुल हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कि जी अब बाहर वाले लोग हमें ये बता रहे हैं, ये बात भी अब बता रहे हैं, तो अब क्या किया जा सकता है जब मुल्क में ये हालात होंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक लगारी सब पे बारे में बात करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। अब पता चला। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर हम पक्का हाथ डालना चाहते हैं, ये हुकूमत कई दफ़ा कह चुकी है और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए और केसेस भी उनके खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन लगारी साहब अभी तक रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए कि सिस्टम उनका साथ दे रहा है। सिस्टम कम से कम आधे से ज़्यादा सिस्टम या आधा सिस्टम तो उनके साथ ही चल रहा है ना। जो वहाँ से ख़बरें लाते थे वो तो सारे के सारे दोस्त उनके साथ हैं, उनसे प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जो उनके इशारे पर चढ़ाइयाँ कर देते थे सारे सिस्टम के ऊपर और जमहूरियत पर, जमहूरी रिवायात पर, जो कुछ भी था, खैर मैं उस पर तो नहीं जाता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च हुआ था उस दौरान जो तोड़ फोड़ हुई थी और उस पर जो मुकदमात बने थे, इमरान खान साहब का भी मुकदमा था और उनकी बेल भी हो गई थी और 15 ज़मानतें हो गई थी उनकी एक ही दिन में। अब जब उनकी पेशी का दिन था आज, तो उनके वकील ने कहा नहीं वो पेश नहीं हो सकते, उनकी जान को ख़तरा है। पाकिस्तान में बल्कि बरसगीर के बहुत कदीम ज़माने से लेकर जब तक अंग्रेज़ों का भी हुक्मरानी थी यहाँ पर, तो क्या किसी सियासतदान ने यह कहकर अदालतों में जाने से इनहराफ या इनकार किया था कि मेरी जान को ख़तरा है? क़ायद आज़म की जान को ख़तरा था। क़ायद आज़म पर कातलाना हमला हुआ। क़ायद आज़म के पर कातलाना हमले के बाद यहाँ सिंध असम्बली में जीम सैयद बेहोश हो गए। उसके बाद क़ायद आज़म अगले दिन भी कोर्ट में गए, उसके अगले दिन भी कोर्ट में गए, कोर्ट में जाते रहे। जब क़ायद आज़म कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पहले दूसरे वज़ीर आज़म, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन को आपने कहा तुम चोर हो, जो पाकिस्तान के बानियान थे, जो फाउंडिंग फादर थे आपने कहा चोर हो, तुम लुटेरे हो, तुम गद्दार हो, आप कोर्ट में आओ। कोर्ट में गया। आपने हुसैन शहीद सरवरुद्दी को, जो फाउंडिंग फादर था, उसको कहा कि तुम गद्दार हो, तुमने चोरी किया, तुमने सब्ज़ अली को चावल का परमिट दिया है
और कहाँ जाओ, जाओ फौजी कर्नल की अदालत में पेश हो जाओ। और वो वहाँ पहुँचे और बताया कि भाई ये सब्ज़ अली को मैं नहीं जानता हूँ, ये तो अयूब खान ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि इसका देख लेना। तब भी मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि कवानीन के मुताबिक रूल्स को देखकर फैसला किया जाए। तो अच्छा, कर्नल साहब खुश होकर कहते हैं, अच्छा तो आपको आर्मी चीफ ने हुक्म दिया था? उसने कहा मुंह संभाल कर बात करो, मैं वज़ीर आज़म था और मैं वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ मुझे क्यों हिदायत देता, वो मेरा मातहत था। अब इस तरह के जब सोहरवर्दी पेश होते हूँ, जब भाषानी पेश होते हूँ, जब बाचा खान पेश होते हूँ, जब नरोज़ खान अदालत में पेश होते हूँ और आप उनके 8 बेटों को फांसी पर चढ़ा देते हूँ, जब सारे की सारी लीडरशिप को पेश होती है, तो इनके लिए कोई अजीब कानून बनाएंगे कि नहीं ये कोर्ट में नहीं जाएंगे इसलिए इनकी जान को खतरा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये मीडिया टॉक करेंगे जी, ये कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, ये रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और वहाँ उनको खिताब करना है। लेकिन कोर्ट के सामने अगर आप कोर्ट की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आपकी भी इज्जत नहीं होगी, फिर कोई नहीं देखेगा कि आप यहाँ आप कोर्ट से फरार क्लास अख्तियार करते हैं और दूसरे तमाम फोरम पर जाते हैं और कोर्ट में आने के वक्त आप कहते हैं कि नहीं मेरी जान को खतरा है। अब साबिक लोगों का एहतसाब हो रहा है तो साबिक चेयरमैन नैब की बात कर लेते हैं। आरफीन नामा में, आरफीन अब उनकी बारी है। नहीं जी, बारी वारी कुछ नहीं है, आप टेंशन न लें। अच्छा, ये बस एक ख़बर है, बस उस पर थोड़ा सा हज़ियान बक करके और घर जाएंगे और इंशाल्लाह सामने वाले भी मज़े करेंगे। एक ख़बर आई है मोहतरमा आमना मसूद के इल्ज़ामात पर साबिक़ चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब। इससे पहले भी हमने आरफीन नामा में बात की थी कि नूर आलम खान साहब जो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने इंदिया ज़ाहिर किया था कि साबिक़ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को बुलाया जाए और वो जो उनके हवाले से मंसूब कुछ नाजेबा वीडियोज़ हैं, तैयबा गिल या गुल, मैं सही प्रोनाउंस शायद नहीं कर रहा हूँ, उनके हवाले से उस एक मामले को मंतिकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। ख़बर आई थी और उसके ऊपर जाहिर है कि कुछ भी नहीं होना था, कुछ भी नहीं हुआ। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है। एक टॉक शो में मोहतरमा आमना मसूद जंजुआ साहिबा हैं, ये लापता अफराद के हवाले से, इनका एक NGO भी है और ये बड़ी सरगर्म रहती हैं उसके हवाले से। तो उन्होंने एक खातून के हवाले से एक वाक़या कोट किया और उन्होंने बताया कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली खातून को फरमाया कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शादी की क्या ज़रूरत है। अच्छा, बात यह है कि वो अगर वीडियो आपने देखी हो, वैसे पाकिस्तान का कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई जर्नलिस्ट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जिसने वो वीडियो ना देखी हो। उस वीडियो में आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब को शनाख्त ना कर सकें, लेकिन कौमी मफाद का क्या कीजिए जनाब के जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब डट के चेयरमैन नैब रहे, दूसरों का एहतसाब करते रहे, अपने एहतसाब से कतराते रहे। नैब वालों का एहतसाब कौन करेगा, नैब के ऐब कौन निकालेगा, ये आज भी एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। अभी आप ये देख लीजिए कि एक और कंटिन्यूएशन में ही खबर बता रही है, नूर आलम साहब ने फरमाया कि नैब ने ब्रीफ क्यों नहीं भेजा, कल मीटिंग है। साबिक चेयरमैन नैब फरमा रहे हैं कि वो ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, उनको कहा है कि कल की मीटिंग में हाजिर हों। कुछ लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। अच्छा, उनके ये समझने में वो हक बजानिब है, इसलिए कि एक तो वो जस्टिस हैं, रिटायर्ड ही सही, और अदलिया आज़ाद है, और दूसरी तरफ इस मुल्क में उनको इस अहम तरीन ओहदे पर रख करके अपोजिशन को रगड़ा लगाने का काम जिन लोगों ने लिया है, आपको लगता है कि वो जस्टिस जावेद इकबाल को सरे राह बेइज्जत होने देंगे? मतलब इज्जत का मनसब से ताल्लुक़ कोई नहीं है, मैं इज्जत किसी और सेंस में कह रहा था। वो उनको इस तरह से रुसवा होने देंगे? जब तक साकिब निसार से काम था, किसी ने उनका कुछ कर लिया, अब रिटायर होने के बाद आप उनको मुगल्लिज़ात बकें, किसी से कोई उनका लेना देना नहीं है। अब वो खड़े होकर के बताते रहें डैम के पैसे सुप्रीम कोर्ट के फंड में मौजूद है। अब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का काम डैम बनाना था या इंसाफ देना। तो इसी तरह से जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो डबल विकेट पे खेलते रहे हैं, एक तरफ तो वो एबटाबाद कमीशन में उसके चेयरपर्सन भी रहे, चेयरमैन भी रहे। अब एबटाबाद कमीशन से उन्होंने क्या निकाल लिया और कौन सी ऐसी इत्तला उन्होंने मुझे और आपको ऐसी दे दी जो हम नहीं जानते थे, या कौन सी ऐसी जगह ला करके उन्होंने किसी ऐसे इदारे पे मलबा गिरा दिया उसामा बिन लादेन की किलिंग का कि जिससे कोई अहम दर जो है वो इंकशाफात का वाह हुआ है। एक तो ये सवाल है। दूसरा,
चूंकि मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो एक इंतहाई मुक़्तदर आज़ाद इदारे से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसलिए वैसे भी इनका कुछ करना जो है वो नामुमकिन है। कमेटी के अरकान ने फिर भी अपनी हसरतों का इज़हार करते हुए साबिक़ चेयरमैन नैब पर आयद इल्ज़ाम का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया, जिसके बाद कल साबिक़ चेयरमैन नैब को तलब कर लिया गया है। साबिक़ चेयरमैन नैब पेश होंगे या नहीं, ये अभी तक एक मुअम्मा है। ज़ाहिर है कि अभी तक की हालत देख करके लगता है कि वो पेश नहीं होंगे, लेकिन अगर वो पेश हो भी गए तो भी आपके ख्याल में क्या इस मुल्क में किसी एक मनसबदार को जो नज़रिए ज़रूरत वालों के या मुख्तलिफ हुकूमतों के या वज़ीरान के मुशीरान के काम आया हो, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, काम आया हो, उसके खिलाफ कभी कुछ हुआ है? उसके खिलाफ कभी कुछ होगा? चले, रावनवार की जायदाद पकड़ी गई, अमेरिका में फ्रीज हो गई, उसके बाद यहाँ पे कुछ हुआ? यानी रावनवार के असासे लंदन बरतानिया में सारी कार्रवाई शायद होगी, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि जनाब अब जिस तरह अकाउंट्स कमेटी में उनको बुलाया जा रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कब पेश होते हैं। अभी जिस तरह उन्होंने ईद का कह दिया है, और अगर वो नहीं आते तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस पर क्या कर सकती है, लेकिन इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।